प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे जनसंख्या संरचना और व्यावसायिक संगठन। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक संरचना क्या है और व्यावसायिक संरचना में किन को शामिल करते हैं, इसका अर्थ जानेंगे और इस व्यावसायिक संरचना का विवरण पूरा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, व्यावसायिक संरचना क्या है, इस बात को समझना है। देखिए, किसी राष्ट्र या देश की कुल जनसंख्या और उस कुल जनसंख्या में विभिन्न कार्यों में जो संलग्न लोग हैं, उन लोगों को व्यावसायिक संरचना में शामिल करते हैं। या ये कह दें, किसी प्रदेश या देश की जनसंख्या और वो जनसंख्या कौन कौन से कार्य करती हैं, उनके व्यवसाय क्या हैं, आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं, वो सारे क्रियाकलाप व्यावसायिक संरचना में आते हैं। देखिए, किसी निश्चित और आर्थिक कार्य के अंतर्गत सैकड़े जनसंख्या के रूप में व्यक्ति होती है। आज संपूर्ण विश्व में व्यक्ति कोई न कोई आर्थिक क्रियाकलाप करता है। तरीका कुछ अलग हो सकता है, कार्य करने की क्षमता कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन व्यक्ति आर्थिक क्रियाकलाप जरूर करता है। अगर व्यावसायिक संरचना में विश्व को देखें तो व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई कार्यों में मानव के व्यवसायों को विभक्त रखा है, बांट रखा है। जैसे कृषि, वानिकी, आखेट, खनन, संग्रहण, संचार, परिवहन, विनिर्माण, अनुसंधान, निर्णयकर्ता, शोधकर्ता, ये सारे वर्ग हैं व्यावसायिक संरचना के। देखिए, संपूर्ण विश्व पर नज़र हम डालें तो भौगोलिक प्रदेशों की दृष्टि से विश्व के अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में व्यवसाय के भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या अधिक है। कुछ देश ऐसे हैं जहां द्वितीयक व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या अधिक है, और कुछ देश ऐसे हैं जिसमें तृतीयक व्यवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या अधिक है। जैसे हम यूरोप महाद्वीप को ले लें। देखिए, यूरोप महाद्वीप में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या अधिक है। अगर तृतीयक व्यवसाय की मैं बात करूं तो यूरोप महाद्वीप में 40 से 45% तक लोग तीसरे प्रकार के व्यवसाय को करते हैं, और तीसरे प्रकार के व्यवसाय में संचार, परिवहन और सेवाएं आती हैं। इसी प्रकार अगर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात करूं तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा तृतीयक व्यवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या है, और उत्तर अमेरिका महाद्वीप में लगभग 60 से 70% लोग तृतीयक प्रकार का व्यवसाय करते हैं। अगर पूरे व्यवसाय को कैटेगरी की दृष्टि से देखें, व्यवसाय का वर्गीकरण करें, तो व्यवसायों को 5 भागों में बांटते हैं। इन व्यवसाय के 5 प्रकार हैं, और 5 प्रकारों में सबसे पहले मैं प्राथमिक व्यवसाय की बात कर रहा हूं।
प्राथमिक व्यवसाय कौन सा होता है, इनमें किन किन को शामिल करते हैं। देखिए, प्राथमिक व्यवसाय जो है ये प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ, धरातल से जुड़ा हुआ कार्य होता है और इस प्रकार के व्यवसाय में जो लगे हुए लोग हैं वो शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। शारीरिक श्रम अधिक और मानसिक श्रम कम करते हैं। तो इस प्राथमिक व्यवसाय के अंदर मुख्य रूप से कृषि आता है, खनन आता है, आखेट आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, ये सारे के सारे जो व्यवसाय हैं ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोगों की जो आय है वो प्राय कम होती है। इसके बाद में द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक व्यवसाय पर डिपेंड होता है और द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण और प्रसंस्करण उदाहरण है इसके, विनिर्माण और प्रसंस्करण ये उदाहरण है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक व्यवसाय पर ये डिपेंड होते हैं और प्राथमिक व्यवसाय से वस्तुओं को प्राप्त करके उसके निर्माण की प्रक्रिया और उसमें शोधन करने की प्रक्रिया आती है। ये विकासशील और विकसित देशों में इस व्यवसाय में संलग्न लोगों की संख्या अधिक होती है। विकसित देशों में प्राय प्राथमिक व्यवसाय लोगों की संख्या कम होती है। और उसके बाद में आता है तृतीयक व्यवसाय। देखिए, तृतीयक व्यवसाय में मुख्य रूप से संचार आता है। संचार, परिवहन और सेवाएं, ये तीसरे व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और तीसरे प्रकार का व्यवसाय प्राय विकसित राष्ट्रों में अधिक होता है। जो पिछड़े हुए देश हैं उन देशों में व्यवसाय प्राय कम होता है। इस प्रकार के व्यवसाय में शारीरिक श्रम प्राय कम हो जाता है और मानसिक श्रम बढ़ जाता है और आय जो है वो भी प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय की अपेक्षा अधिक होती है। और उसके बाद में आता है चतुर्थ व्यवसाय। चतुर्थ व्यवसाय, देखिए, चतुर्थ व्यवसाय मुख्य रूप से ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीनों से अग्रणी होता है। इसमें शारीरिक श्रम प्राय न के बराबर होता है, मानसिक श्रम बढ़ जाता है और इसमें मुख्य रूप से शोध के जो कार्य हैं, शोध के कार्य जो हैं इसमें आते हैं। शोध के कार्य और प्रबंधन के कार्य, शोध और प्रबंधन के कार्य ये चतुर्थ व्यवसाय में शामिल आते हैं। और इसके बाद में लास्ट जो बच गया, जिसको पंचम व्यवसाय, देखिए, पंचम व्यवसाय ये व्यवसायिक क्रियाकलाप की दृष्टि से अंतिम लास्ट व्यवसाय होता है
और इस प्रकार के व्यवसायों के उदाहरण की मैं बात करूं तो इसमें उच्च श्रेणी का शोध होता है और इसमें जो शोधकर्ता होते हैं या परामर्शदाता होते हैं या निर्णय कर्ता होते हैं वो इस व्यवसाय में शामिल होते हैं। यानी इसमें विचार विमर्श कर्ता, उच्च श्रेणी का प्रबंधन इसी में आता है, निर्णयकर्ता और विशेषज्ञ किसी क्षेत्र विशेष के जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट, वो इस व्यवसाय में आते हैं और इसमें कुछ विचार विमर्श करता, निर्णयकर्ता, शोधकर्ता, इन सबको इस पंचम व्यवसाय में शामिल करते हैं। देखिए, इस व्यवसाय में शारीरिक श्रम बिल्कुल नगण्य न के बराबर, लेकिन मानसिक श्रम प्राय इसमें बढ़ जाता है। इस प्रकार के जो कार्य में संलग्न व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों की आय अधिक होती है और ये किसी क्षेत्र विशेष के विशेष व्यक्ति होते हैं। अगर विशेषज्ञों की बात करूं तो जैसे अगर कोई मेडिकल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर या फिर कोई सुपर इंजीनियर या फिर कानून के हिसाब से श्रेष्ठ वकील और शोधन के हिसाब से बात करें तो उच्च श्रेणी के जो लेखक वो इस व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं और ये व्यवसाय आय की दृष्टि से, ये कहते हैं आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन व्यक्तियों की आय अधिक होती है इन चारों व्यवसायों की अपेक्षा। तो ये था व्यवसायिक संरचना और व्यवसाय के प्रकार और उनके उदाहरण। इसी क्रम में एक हम बात वो करते हैं कि लिंगानुपात कम क्यों है। यानी व्यवसायिक संरचना, इसके बाद में आयु संरचना, साक्षरता, लिंगानुपात, ये सब बातें हमने पढ़ी। तो ये प्रश्न उठता है कि लिंगानुपात कम होने के क्या कारण हैं। यानी लिंगानुपात कम क्यों है। लिंगानुपात कम होने के कारण, यानी लिंगानुपात कम क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, चाहे वो भारत की बात हो और चाहे संपूर्ण विश्व की, लिंगानुपात काफ़ी असमान है और लिंगानुपात के कई कारण हैं, लेकिन मैं मुख्य कारणों की बात कर रहा हूं। तो पहला कारण है महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न मिलना। यानी महिलाओं का जो आर्थिक स्तर है और सामाजिक स्तर है उनको निम्न दृष्टि से देखना। पहला है महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक निम्न मानना, या इसको ऐसे कहते हैं कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्तर को नीचा मानना। यानी लेवल जो है महिलाओं का वो निम्न मानते हैं। हालांकि आज महिलाएं आर्थिक दृष्टि से पीछे नहीं हैं पुरुषों से और सामाजिक दृष्टि से पीछे नहीं हैं, लेकिन एक धारणा, एक सोच है। तो ये सोच, ये धारणा लिंगानुपात कम होने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कि कन्या भ्रूण हत्या। दूसरा क्या है? कन्या भ्रूण हत्या।
कन्या भ्रूण हत्या की वजह से भी लिंगानुपात में कमी आई है, क्योंकि महिला शिशु हत्या कर दी जाती है, इसका परिणाम लिंगानुपात कम होता है। इसके अलावा महिलाओं की घरेलू हिंसा में मृत्यु, तीसरा क्या है, महिलाओं की घरेलू हिंसा में मृत्यु। आज वर्तमान युग को हम देखें तो आज भी कुछ संख्या में महिलाएं प्रतिवर्ष घरेलू विवाद झगड़े की वजह से आत्महत्या कर लेती है और परिणाम लिंगानुपात में कमी आती है। इसके अलावा प्रजनन के दौरान भी काफ़ी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो अगला कारण है प्रजनन के दौरान महिलाओं की मृत्यु। ये मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है और देश का ही नहीं संपूर्ण विश्व का लिंगानुपात कम है। अब प्रश्न बनता है कि लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है, लिंगानुपात को कैसे निकालते हैं, या लिंगानुपात सूत्र को बताइए। देखिए, लिंगानुपात का सीधा सूत्र है, लिंगानुपात बराबर क्या होता है, पुरुषों की कुल जनसंख्या बटे स्त्रियों की कुल जनसंख्या। पुरुषों की कुल जनसंख्या और स्त्रियों की कुल जनसंख्या, आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि स्त्रियों की संख्या या कह दें स्त्रियों की कुल जनसंख्या बटे पुरुषों की कुल जनसंख्या गुणा में 1000। स्त्रियों की कुल जनसंख्या बटे पुरुषों की कुल जनसंख्या और ये निकालने के बाद में 1000 से गुणा कर दें तो वो लिंगानुपात आ जाएगा। तो ये था जनसंख्या में व्यवसायिक संरचना, लिंगानुपात कम होने के कारण। आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी बात कल करेंगे। धन्यवाद।